Hello dear students, once again welcoming you all to the MK Jain classes with a very new chapter that is human health and disease। और बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, आप सबको पता है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो जितना अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है उतनी ही एनर्जी से हम लोग इसको पढ़ेंगे, उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और अपनी लाइफ के साथ, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ इसको जोड़ने की कोशिश क्या करनी है, ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, बेसिकली इस चैप्टर में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं। डिजीज़ेज़, जिसको आप सबसे सड़ा हुआ और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट मानते हैं, है ना। एक दो डिजीज़ में तो बड़े खुश हो आते हो जी, एड्स वेड्स पढ़ने को मिलेगा, उसके बारे में हमें पता ही है, हम शेर हैं। बाकी की डिजीज़ में भाई याद रखने पड़ेंगे पॉजिटिव एजेंट और ये और वो, तो आप डर के भागने शुरू हो जाते हो। तो डिजीज़ पढ़ेंगे, हम अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे। तो पहले कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बाद में कुछ नहीं पढ़ाएंगे। तो पहले एनसीईआरटी में डिजीज़ को डिस्कस किया है, तो हम भी डिजीज़ डिस्कस करेंगे। देन विल टॉक अबाउट द इम्यूनिटी, और उसके बाद अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़। तो इन्हीं तीन पार्ट्स में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पार्ट 3, लेकिन लेक्चर्स बहुत ज़्यादा। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है बेटा, हमारा जो ये हेल्थ की बात कहाँ से होनी शुरू हुई, कहाँ से उठा ये सवाल। तो सबसे पहले जो ग्रीक पीपल थे ना बेटा, ग्रीक्स जो थे, और ग्रीक्स में भी मैं किसका नेम लूँगी, हिपोक्रेट्स, एंड इवन आर आयुर्वेदा, वो हमारी हेल्थ का बेसिस पता किसे मानते हैं, बेसिस ऑफ हेल्थ। बेसिस ऑफ हेल्थ उन्होंने किसको माना, ह्यूमर को। किसको माना, ह्यूमर। ये ह्यूमर क्या है, क्या है ये ह्यूमर, वो हंसने वाला ह्यूमर नहीं है। इन्होंने क्या दिया था, ह्यूमर हाइपोथेसिस। किसने, हिपोक्रेट्स ने। जैसे आयुर्वेदा में भी आप सुनते हो ना, वात पित्त वायु, इन्हीं चीज़ों से ट्रीट करते हैं ना, कि आपको वात ज़्यादा हो गया है, आप में पित्त ज़्यादा हो गई है, आप में वायु ज़्यादा हो गई है ना, ऐसे कुछ, मतलब मैंने सुना है तो मैं बता रही हूँ। तो ये जो वात पित्त है क्या है, दीज आर दी ह्यूमर्स ऑफ द बॉडी। तो उन्होंने कहा कि इन ह्यूमर्स के बैलेंस से हमारी जो है हेल्थ बैलेंस, अगर ये सभी के सभी ह्यूमर्स बैलेंस में हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी है। अगर ये जो ह्यूमर्स हैं, ये जैसे डिफरेंट टाइप भी बताई गई हैं इन ह्यूमर्स की, कि ब्लैक बाइल है, येलो बाइल है, वाइट बाइल है, तो किस तरह का ह्यूमर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो डिसाइड करेगा कि हम डिजीज्ड हैं या हम हेल्दी हैं। ठीक है। तो हिपोक्रेट्स जो था, जो ग्रीक था बेसिकली, और इवन हमारा आयुर्वेदा भी मैंने लिख दिया, वो भी आज भी, आयुर्वेदा तो आज भी इसी चीज़ पे टिका हुआ है, ये वात पित्त वायु, इन सब चीज़ों के बैलेंस इम्बैलेंस पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमर। इसको हम बोलते हैं ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हेल्थ की बात यहाँ से, कि हेल्थ, हम बीमार होने का मतलब क्या होता है, कि जब इन ह्यूमर का इम्बैलेंस हो जाएगा हमारी बॉडी में, डिफरेंट टाइप के ह्यूमर्स का, कोई कम हो गया कोई ज़्यादा हो गया, तो उस इम्बैलेंस से क्या होगा, हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाएगी, विल फेल सिक। लेकिन बेटा जब पिक्चर में आए कौन, विलियम हार्वे। देखो हमारी एनसीईआरटी का पहला ही पैराग्राफ जो मैं बोल रही हूँ ना, इसी से रिलेटेड है, तो उसको स्किप नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल पढ़ेंगे। विलियम हार्वे, क्या किया था विलियम हार्वे ने, क्या डिस्कवरी की थी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इन्होंने क्या किया था, ब्लड सर्कुलेशन, की हमारी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड, एक ही फ्लूइड है भाई जो सर्कुलेट करता है, और वो फ्लूइड कौन है, दैट इज ब्लड। तो ब्लड की सर्कुलेशन के बारे में विलियम हार्वे ने बताया। तो उन्होंने कहा इतने टाइप की ह्यूमर कुछ नहीं है, ब्लैक बाइल येलो बाइल, इनका इम्बैलेंस होगा, ये हो गया वो गया, नहीं। वो कहते हैं एक ही ह्यूमर है, एक ही फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर, एंड दैट फ्लूइड इज द ब्लड। तो भाई और कौन से फ्लूइड की बात की जा रही है। और उसने फिर क्या बताया बाद में, किस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे, कि बेसिकली जो हमारा माइंड है वो कैसे काम करता है। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है ना, न्यूरल कंडक्शन से, और हमारे जो एंडोक्राइन हार्मोन है, तो हमारा एंडोक्राइन और न्यूरल सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है हमारे माइंड्स को, और उससे फिर हमारी जो स्टेट ऑफ हेल्थ है वो पता चलती है, कि क्या हम बैलेंस्ड हैं, सब कुछ हमारी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर चल रही है सारे सिस्टम की, तो वी आर ओके। अगर कहीं से भी कुछ डेविएशन है फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन, तो हम कहते हैं वी आर डिजीज्ड। गॉट इट। तो ये बेटा थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कि हिपोक्रेट्स ने और आयुर्वेदा ने हमें क्या दी थी, ह्यूमर हाइपोथेसिस।
कि ये वाला कम हो जाएगा, ये वाला ब्लैक बाइल ज़्यादा हो गया, ये हो गया तो आप डिजीज्ड हो। फिर विलियम हार्वे के बाद जो है सोचने का, समझने का और कहते हैं ना दृष्टिकोण ही बदल गया लोगों का हेल्थ के बारे में। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ हेल्थ। और हेल्थ के अलग 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 हर टाइम पे पता नहीं क्या क्या डेफिनेशंस दी गई। तो सबसे अच्छी और सबसे मान्य जो डेफिनेशन है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू WHO। कौन है WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दी थी ना, हमने पढ़ी थी थर्ड चैप्टर ऑफ दी फर्स्ट यूनिट, ह्यूमन हेल्थ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू दी WHO। तो WHO की भी मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ वंस अगेन, दिस इज दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और कब दी इन्होंने ये डेफिनेशन? इन द ईयर 1928। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं ये? हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट well-being with complete well-being with respect to physical, mental, social and spiritual aspects। अभी ये स्पिरिचुअल अभी अभी रिसेंटली ऐड किया गया है, अदरवाइज आपको इतनी ही देखने को मिलेगी ओल्ड बुक्स में। तो व्हाट इज हेल्थ? इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज द स्टेट ऑफ नॉर्मल या कंप्लीट वेल बीइंग विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल, कि आप फिजिकली भी फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, बीमार नहीं पड़े हुए, आपको कोई फटीगनेस नहीं फील हो रही, आपको फीवर नहीं हुआ, कुछ नहीं। मतलब फिजिकल फिटनेस का मतलब समझ रहे हो ना, योर बॉडी इज ऑल ओके, ऑल दी ऑर्गन्स आर वर्किंग प्रॉपरली, उसको हम बोलेंगे फिजिकल वेलबींग। मेंटल वेलबींग का मतलब क्या है? भाई दिमाग भी हमारा सही से सोच पा रहा है, ऐसा नहीं है कि हम देखने में हट्टे कट्टे हैं, रोबस्ट हैं और हम दिमाग हमारा परिपक्व ही नहीं हुआ, मैच्योर ही नहीं हुआ और हम बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, हमें मेंटली भी हेल्दी होना है कि एज के साथ हमारी बॉडी के साथ हमारा दिमाग ग्रो किया है, हम में इंटेलिजेंस फैक्टर है, हम में सारी कॉग्निटिव वैल्यू हो रही है, जो सब कुछ होता है कि हमारा मेंटली भी हम लोग ठीक हैं। उसके बाद है सोशली, कि हमारा दिमाग भी ओके है, हम मेंटली भी ओके हैं, हम फिजिकली भी ओके हैं, लेकिन हम सोशली ओके नहीं हैं। सोशली ओके का मतलब क्या होती है ना, जैसे क्योंकि ये देखो किसकी बात चल रही है, हेल्थ की। अगर फिजिकली फिट नहीं हो तो हम कहते हैं बीमार हो गए, मेंटली कोई हो तो हम कहते हैं ना जी जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास, भाई ये तो साइको बंदा है, उसको भी तो हम पागल ही बोलते हैं ना। तो वो भी क्या हो गई, डिजीज ही तो होती है, हमें डॉक्टर के पास भागना पड़ रहा है, कौन से, साइकोलॉजिस्ट के पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, सोशल में क्या आ जाएगा हमारे पास, कि हम देखने में ओके हैं, दिमाग ओके, लेकिन हमें सोशली बिहेव ही नहीं करना आता, हमें पता ही नहीं कैसे करें, क्या करें, लोगों से लड़े चले जा रहे हैं, या हम क्राइम कर रहे हैं, रेप्स कर रहे हैं। रेपिस्ट का माइंड देखो कैसा होता है, वो भी तो एक है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, और एक वो कौन से होते हैं, ये मर्डर वर्डर करते हैं, ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीरीज ऑफ मर्डर कर रहे हैं, क्रिमिनल्स होते हैं। तो वो क्या होंगे, दे आर नॉट फिट फॉर दी सोसाइटी। तब भी हम क्या कहेंगे कि वो पर्सन क्या है, डिजीज्ड है। और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या हुआ, ये तो अभी ऐड हुआ है। तो हेल्दी होने का मतलब क्या है? हेल्दी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकल फिटनेस से ही लेना देना नहीं है हेल्थ का लेना देना है आपके माइंड के साथ भी, हेल्थ का लेना देना है आप सोसाइटी में कैसा बिहेव कर रहे हो उसके साथ भी, एज वेल एज योर स्पिरिचुअल हेल्थ ऑल्सो, है ना। तो ये सारे एस्पेक्ट को मिला के अगर ये सारे के सारे एस्पेक्ट बैलेंस में हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, फिट हैं, तभी हम कहेंगे कि वी आर हेल्दी। तो दिस इज़ हेल्थ। तो ये डेफिनेशन बेटा क्योंकि WHO ने दी थी तो हम इसी को याद रखेंगे। देन व्हाट इज़ दी डिजीज़? डिजीज़ क्या है? इट इज़ दी, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोले तो क्या है डिजीज़, क्या है? इट इज़ दी डेविएशन, एनी डेविएशन, या ऐसे लिख लीजिए एनी फिजिकल और
functional change in the normal state which may lead to discomfort, disability or impairs health. देखो, any physical or functional change in the normal state which may lead to the discomfort, disability or impairs health. ये तो होती है ना डिजीज़, अजीब सा फील करने लग जाते हैं हम, डिस्कम्फर्ट, अरे बड़ी थकावट हो रखी है, अरे हम फटीग्ड फील कर रहे हैं, हम ठीक नहीं फील कर रहे, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन है ना। और कई बार डिजीज़ से किसी तरह की डिसेबिलिटी भी आ सकती है पर्सन के अंदर। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारी हेल्थ इम्पेयर हो रही है। और इसकी एक और, अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख लीजिए, एनी चेंज और डेविएशन from normal state, बस नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि अब हम डिजीज्ड हो गए हैं, नाउ वी फेल सिक। समझ गए? तो डिजीज़ में क्या होगा, किसी भी तरह का कोई भी डेविएशन या कोई भी चेंज फ्रॉम योर नॉर्मल कंडीशन, कि नॉर्मली आप बड़ा अच्छा फील करो लेकिन आज नॉर्मल नहीं लग रहा, आज भाई पेट में दर्द हो रहा है, या आज अरे बड़ी फटीगनेस फील हो रही है, आज हम एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये सारा क्या है, नॉर्मल कंडीशन से डेविएशंस हैं, चेंज है। उसके बाद है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। अब बेटा देखो, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है चैप्टर में, क्या बोले जा रही है मैडम। बेटा ये थोड़ा सा चैप्टर के अंदर है और ये चीज़ें हमें थोड़ी पता भी होना चाहिए। तो ये जस्ट एक जर्नल चल रहा है चैप्टर के बारे में, जो पता हम सबको होता है, लेकिन एक बार सुन लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पता है किस चीज़ में रह जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, पता है पता है पता है पता है। और जब लिखना हो उसके बारे में, अरे पता तो है पर लिखें क्या, काश एक रीडिंग ले लेते, काश कुछ सुन लेते, पढ़ लेते। तो इसीलिए तो प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर मत करना, इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पढ़ाई जा रही है। तो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, एनी फैक्टर विच में लीड टू दी डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल फंक्शनिंग। लिख लें, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दी एजेंट्स are the factors which may disturb the normal state of the body, either by their excess or deficiency or absence। समझ में आ गया? कोई भी फैक्टर जो हमारी जो नॉर्मल स्टेट है बॉडी की उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक डिजीज़ कॉजिंग एजेंट बोलेंगे। और डिजीज़ कॉजिंग एजेंट बिकॉज इट इज़ अ फैक्टर, तो ये कितने टाइप का हो सकता है? तो टाइप्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, टाइप्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा? टाइप में तो अगर देखो ना तो बहुत सारे, मैकेनिकल टाइप, ये टाइप वो टाइप, पर हम लोग बस मोटी मोटी टाइप्स पढ़ेंगे। और वो कौन सी हैं? मेन टाइप्स वो हैं, एक तो ये हो सकते हैं बायोलॉजिकल, उसके अलावा ये हो सकते हैं फिजिकल, उसके अलावा ये हो सकते हैं न्यूट्रिशनल, उसके अलावा ये हो सकते हैं केमिकल,
उसके अलावा ये हो सकते हैं मैकेनिकल, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उतने की हम बात नहीं करेंगे। हम मेन जो इस चैप्टर का बस मुद्दा है उतने पे बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स या तो किसी तरह के पैरासाइट्स होंगे। पैरासाइट समझते हो? जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, हमें बीमार करते हैं। तो वो पैरासाइट्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो कोई वायरस होंगे, या वो हो सकते हैं बैक्टीरियाज, या वो हो सकते हैं हेलमिन्थ्स, या वो हो सकते हैं प्रोटोजोन्स, है ना, इस तरह की चीज़ें। या वो हो सकते हैं आर्थ्रोपोड्स, या वो हो सकते हैं फंजाई। वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, और जो भी डिजीजेस होंगी, ठीक है। या फिर या तो होंगे वो पैरासाइट्स, बैक्टीरियल एजेंट, या वो होंगे बेटा पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कोजिंग एजेंट्स, जो हमारी बॉडी में घुसते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन वहाँ पे अपने किसी मतलब से नहीं रहते। ये पैरासाइट घुसता है अपने मतलब से, फॉर दी फूड, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। और जब वो फूड, कई बार तो क्या होता है, पैरासाइट रह रहा है वो अच्छा बढ़िया हमारा सिम्बायोटिक, उसको हम पैरासाइट नहीं कहेंगे कि बस ठीक है रह रहा है, वो हमें भी कुछ फ़ायदा दे रहा है या कुछ कह नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, वो अच्छा भी है। लेकिन समटाइम्स वो क्या करता है, अंदर रह रहा है और बीमारी कोज कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट। उसके बाद आ जाइए फिजिकल। फिजिकल के अंदर क्या क्या आ जाते हैं बेटा हमारे पास? फिजिकल के अंदर हमारे पास आ जाती हैं बहुत सारी, लाइक रेडिएशंस। रेडिएशंस के एक्सपोजर से भी हम बीमार हो जाते हैं, है ना। कितने सारे जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हम लोगों को हो जाते हैं। और क्या हो गए फिजिकल फैक्टर, लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर घटा या टेम्परेचर बढ़ा, है ना। उसके अलावा प्रेशर, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे चले जाओ, ऑल्टीट्यूड सिकनेस फील होती है ना, अरे ब्लड का एकदम से बीपी जो है हमारा वो गिर जाता है, बड़ा फटीग सा, टायर्ड सा, और हमें चक्कर ही आ जाते हैं समटाइम्स। तो रेडिएशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। ह्यूमिडिटी के अंदर भी ठीक से सांस ही लेने में कितनी बार प्रॉब्लम हो जाती है। देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो। उसके बाद आ गए न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल में समझ रहे हो, किसी भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की, यहाँ पे न्यूट्रिशनल में किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। समझ रहे हो ना, किसी भी चीज़ की अगर आपके खाने के अंदर कमी है, आप आयरन कम ले रहे हैं खाने में, आप वाइटामिन कम ले रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है, विटामिन डी बॉडी में कम है, या कोई भी चीज़ आप पढ़ते आ रहे हो ना, डेफिशिएंसी डिजीज कितनी सारी पड़ी हैं। लाइक विटामिन डी से क्या हो जाता है, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, सी की कमी से क्या हो जाता है, ये सारा बचपन से आप इतना बड़ा बड़ा चार्ट बनाते हुए आए हो, है ना, वही है ये। तो ये डेफिशिएंसी, इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की सिर्फ डेफिशिएंसी ही हमें मारती है हमेशा? तभी हमें सिर्फ बचपन से क्या पढ़ाई जाती है? डेफिशिएंसी डिजीजेस। बेटा इनकी डेफिशिएंसी तो मारती ही मारती है, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत से लोग खुश हो गए, खा लो खा लो खा लो खा लो, कमी नहीं होनी चाहिए भाई, इतना भी नहीं खाना, इनकी एक्सेस भी नुकसान करती है ना। जैसे विटामिन बहुत ज़्यादा खा लिए तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है। तो चीज़ों को डेफिशिएंसी तो डिजीज़ लगाती है, उनकी एक्सेस भी डिजीज़ लगा देती है। केमिकल फैक्टर्स में क्या आ गए? जैसे बहुत सारे हॉर्मोन्स आ गए, है ना, बहुत सारी जो है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स आ गई, एंड एट्सेट्रा, बहुत सारे और भी केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो सब कुछ आ गए। तो इतना ज़्यादा में डिटेल में जाना ही नहीं है। तो टाइप ऑफ एजेंट्स की बात हो गई। टाइप ऑफ एजेंट के बाद बेटा नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द टाइप ऑफ डिजीज़। अब डिजीज़ कितने टाइप की होती हैं? डिजीज़ को बेटा ब्रॉडली हम लोग क्लासीफाई करते हैं इनटू टू। एक होती हैं बेटा इनेट या इनबोर्न डिजीजेस, और दूसरी होती हैं एक्वायर्ड। डिजीजेस। इनेट समझ रहे हो ना, इसके आगे वैसे मैंने इनबॉर्न भी लिख ही दिया। वो बीमारियां जो किसी भी इंसान के अंदर उसके बचपन से, उसकी पैदाइश से प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ।
पैदा जब हुआ था तब से ही अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी और तरह की डिजीज़ किसी पर्सन के अंदर है तो उनको हम बोलते हैं इनेट या इनबोर्न डिजीजेस। इसमें क्या है, बहुत सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना, जैसे सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से हो जाते थे ना, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये कितने सारे हम लोगों ने पढ़े थे, कलर ब्लाइंडनेस है, वो सभी के सभी क्रोमोसोमल एबरेशंस, क्रोमोसोमल एबरेशंस। चलो मैं कुछ के एग्जांपल्स भी लिखती जाऊँ, लाइक सिकल सेल अनीमिया, लाइक हीमोफीलिया, है ना, एटसेट्रा। बहुत सारी हैं, कितना सारा चार्ट बनाया था हम लोगों ने जेनेटिक्स में। क्रोमोसोमल एबरेशंस में कौन आ गया, डाउन सिंड्रोम आ गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ गया, टर्नर सिंड्रोम आ गया, है ना, एटसेट्रा। याद रखोगे ना, तो इस तरह के ये क्या है, राइट फ्रॉम द बर्थ अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है तो उनको हम बोलते हैं इनेट या इनबोर्न डिजीजेस। ज़्यादातर इनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही होते हैं इस कैटेगरी में। दूसरे हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड क्या है, जिनको हम एक्वायर करते हैं लाइफ टाइम में, और इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। एक होती हैं कम्युनिकेबल, एक होती हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, और दूसरी होती है बेटा हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल, है ना। लग रहा है ना 7th 8th क्लास का कोई लेक्चर चल रहा है, लेकिन हमें पढ़ना है, हमें अपने बेस से शुरू करके हमें हायर लेवल तक जाना है, तो हमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होती हैं, विच स्प्रेड्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू दी अनदर इंडिविजुअल, है ना, स्प्रेड्स फ्रॉम one individual to another, है ना। छुआछूत के रोग जिनको हम बोलते हैं, है ना, छूने से हो जाते हैं जो, लाइक कोल्ड हो गया। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ में जैसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं, इसके मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन यूजुअली क्या रहता है, टच से रहता है ना, या किसी के कांटेक्ट में आ गए। तो इसमें क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे हो सकता है। अगर आप किसी से एक्सपोज हो गए हो, मतलब क्या बोलेंगे हम इसको, किसी के कांटेक्ट में आ गए हो, है ना, कांटेक्ट से हो सकते हैं, या ये ड्रॉपलेट से हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, या फोमाइट बोन हो सकता है, फोमाइट बोन इन्फेक्शन। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं बेटा, विच डू नॉट स्प्रेड, डू नॉट स्प्रेड। कैसे, सपोज करो किसी को कैंसर है, क्या वो दूसरे को लग जाएगा, या किसी को सपोज करो क्या एग्जांपल दे ना, टाइम पे कितनी सारी डिजीजेज है, किसी का एग्जांपल नहीं याद आता। कैंसर हो गया, जैसे और कोई रोग जो सिर्फ अपना है पर किसी को अगर आपको छुएगा या कुछ होगा तो उसको लगेगा नहीं, लाइक 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 हाँ, अभी नॉन कम्युनिकेबल एड्स भी नहीं लिख सकते, लेकिन ये कम्युनिकेबल अदर वेज से तो हो ही जाता है ना। लाइक हमारे पास क्या हो गया, चलो बहुत सारे और लिख लेना, आप समझ ही गए मुद्दा तो क्या है, कि जो टच करने से है, एक सेकंड, जो किसी भी तरीके से फैलते नहीं हैं। ये दे दिया, ओके, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, विच डू नॉट स्प्रेड, कैंसर हो गया, है ना। अच्छा मैं फिर वहीं पे आ गई, क्या लिख सकते हैं और इसमें, चलो डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज लिख लीजिए आप। ये भी तो क्या है, डिजीज़ ही तो है, डिसऑर्डर ही तो है, लेकिन अगर किसी को एलर्जी है, दूसरा उसको छू लेगा, उसको थोड़ी हो जाएगी ये एलर्जी, है ना। तो इस तरह से इसमें और अपनी लंबी लिस्ट कर लेना। तो ये हो गई बेटा टाइप ऑफ डिजीजेज हमारे पास। उसके बाद हो गई ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। अरे अरे, ट्रांसमिशन मतलब
बीमारियां फैल कैसे सकती हैं, हमने कहा ना कम्युनिकेबल डिजीज जो फैल सकती हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक, कैसे फैलेंगी, उसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा। तो डिजीज़ दो तरीके से फैल सकती हैं, या तो बाय डायरेक्ट मेथड्स, वैसे मैंने वो पीछे लिख ही दिया है, कवर कर ही लिया था। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स। अब डायरेक्ट मेथड्स में कैसे, लाइक आप किसी के कांटेक्ट में आ गए हो, डायरेक्ट कांटेक्ट टू दी क्या लिखोगे आप, डिजीज्ड पर्सन, या डिजीज लिखना अच्छा नहीं लगेगा, इन्फेक्टेड पर्सन। या तो आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, और या किस तरह से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, देखो सपोज करो किसी को खांसी है, जुकाम है, और वो ऐसे खड़ा है, ठीक है आपसे दूरी पे खड़ा है, लेकिन वो छींक दिया कहीं पे, तो उसकी छींक, या उसने स्नीजिंग है ना, वो स्नीजिंग छींकने को ही बोलते हैं, तो स्नीज में क्या आएगा, जब वो छींकेगा तो देखा ना छोटे छोटे वाटर वेपर, वो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, और उनके अंदर क्या होंगे, पैथोजेंस। वो पैथोजेंस क्या करेंगे, आपको इन्फेक्ट कर देंगे आके, वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। स्नीजिंग से, कफिंग से, इन सब चीज़ों से। या फिर किस तरह से फैल सकता है बेटा, या और क्या तरीके हो सकते हैं, फोमाइट बोन। ये फोमाइट पता है क्या होता है, फोमाइट पता है, कभी सुना है क्या होता है फोमाइट? फोमाइट होती है बेटा बिलोंगिंग्स ऑफ दी, या नॉन लिविंग थिंग्स, या बिलोंगिंग्स ऑफ दी इन्फेक्टेड पर्सन। अब माना किसी को जुकाम हो गया है, वो एक रूम में बैठा है जी, उसका हैंडकरचीफ वो यूज़ कर रहा है, उसके अलावा वो ठीक है होमवर्क कर रहा है, पेन से कुछ लिख रहा है, कॉपी पे कुछ लिख रहा है, उस टेबल पे उसके जहाँ जहाँ उसने छुआ है उसके हाथ लगे हैं, क्योंकि उसके हाथ क्या है, बार बार नोज़ की तरफ जा रहे हैं, हैंकी से क्लीन कर रहा है अपने नोज़ को, सब हो रहा है, और वही कभी पेन पे लग रहा है, कभी कॉपी पे, कभी टेबल पे, कभी बेडशीट पे, कभी कहीं कभी कहीं। फिर कोई हेल्दी पर्सन अगर उसके रूम में एंटर करता है, उनमें से किसी भी चीज़ को वो टच करता है, तो वो इन्फेक्शन उसके अंदर जाने का खतरा बना रहता है। तो अगर अगर हेल्दी पर्सन अनहेल्दी हो जाए, उसकी किसी भी चीज़ को छूने से उसमें इन्फेक्शन आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं फोमाइट बोन इन्फेक्शन। समझ में आ गया? अब है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है बेटा, ये यूजुअली होता है थ्रू वेक्टर्स। ठीक है, थ्रू वेक्टर्स। ठीक है, इसमें मैं कुछ और भी लिखवाना चाह रही थी, चलो उसको छोड़ो। हाँ, थ्रू यहाँ पे अब क्या है, इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली आपके अंदर पैथोजन एंटर नहीं होगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट है ना, किसी के जुकाम वाले बंदे के हैंडकरचीफ को हाथ लग गया, उससे आपने शेक हैंड कर दिया, तो उसके हाथ में कितने सारे क्या है, इन्फेक्टेड पैथोजेंस है, इन्फेक्शन कोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आपके हाथ में आ गए, आपका हाथ दोबारा आपकी नोज़ को या कहीं पे लग गया, तो डायरेक्टली आपके अंदर पैथोजन एंटर कर जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड्स में क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मेथड में थ्रू वेक्टर, कोई भी चीज़ डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ आपको, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास मलेरिया। कैसे होता है मलेरिया? मलेरिया कोज करने वाला कौन होता है? मलेरिया का जो पैथोजन होता है, पता है कौन होता है? दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम स्पीशीज, स्पीशीज क्यों, बहुत सारी होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, बहुत सारी है ना, दो तीन और हैं, तो बस मैंने स्पीशीज लिख दिया। तो प्लाज्मोडियम होता है पैथोजन। पर जब आपको कभी मलेरिया होता है, क्या डायरेक्टली पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर घुस गया? कहाँ से आया प्लाज्मोडियम, कैसे घुस गया आपकी बॉडी में? ये डायरेक्ट एंटर नहीं करता, ये वेक्टर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है। और वो वेक्टर कौन होता है यूजुअली? वो वेक्टर कौन होता है? दैट इज फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो।
तो ये जो फीमेल एनोफिलीज है ना, इसको अपनी एग लेइंग और एग हैचिंग के लिए हमारे ह्यूमन प्रोटीन एल्ब्यूमिन की ज़रूरत होती है। तो वो हमारे ब्लड के अंदर होता है, तो वो आके हमारे ब्लड को सक करती है ताकि वो प्रोटीन ले पाए। तो जब वो ब्लड को सक करती है तो अपनी प्रोबोसिस को जब वो अंदर पेनिट्रेट करती है हमारी स्किन के अंदर, तो मस्कीटो की, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो की बॉडी के अंदर रहता है ये प्लाज्मोडियम। तो जिन एनोफिलीज की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम होगा, ऑलरेडी इन्फेक्टेड होंगी उनकी बॉडी, जब वो हमें काटेगा मच्छर, तो वो प्लाज्मोडियम हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाएगा। तो ये प्लाज्मोडियम डायरेक्ट अपने आप तो नहीं घुस गया हमारी बॉडी के अंदर, नहीं, किसने घुसाया? जब इस मच्छर ने हमें काटा। इस मच्छर की बॉडी में वो प्लाज्मोडियम था, तो जब इस मच्छर ने हमें काटा तब वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ। तो डायरेक्ट एंटर नहीं हुआ, कैसे एंटर हुआ? थ्रू वेक्टर ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ। तो इस तरह की मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। अच्छा, इसमें एक और लिख लीजिए, फीको ओरल। फीको ओरल, फीको ओरल क्या होता है समझ रहे हो ना? कंटेमिनेटेड फूड वगैरह कुछ भी आपने डायरेक्टली खा लिया तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है ऑलरेडी? फीसिस में, जब जैसे मक्खियाँ वक्खियाँ, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस कहीं पे पड़े, उन पे मक्खियाँ मच्छर बैठ रहे हैं, वो वहाँ से उड़े, आपका फूड जो है अनकवर्ड था उसके ऊपर बैठ गए, वहाँ पे उसने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैला दिए फीसिस से, और वो उनको आपने गलती से उस फूड को, उस अनकवर्ड फूड को आपने खा लिया, तो वो फीकल मैटर के थ्रू, मतलब किसी भी तरह से कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, इन चीज़ों की वजह से अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आए तो उसे हम बोलते हैं फीको ओरल। तो अब ये चीज़ें ना, अब मैं आपको छोटी छोटी बातें ये लिखूंगी नहीं, अब जब आगे हम डिजीज़ लिखेंगे और उनके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे क्या है, तो उसमें हम डायरेक्टली ये टर्म्स यूज़ करेंगे, तो इनको आप ध्यान रखना। फोमाइट बोन लिखूंगी तो अब मैं बताऊंगी नहीं कि हम टॉकिंग अबाउट द बिलोंगिंग्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, नहीं, बस फोमाइट बोन आपको समझना पड़ेगा। फीको ओरल ओरल लिख रही हूँ कंटेमिनेशन, तो उसका मतलब क्या है? कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर की बात चल रही है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दी डिजीजेज। अब मैंने देखो डिजीज़ क्या बताई हैं, अलग अलग टाइप के पैथोजेंस हो सकते हैं, और हमारे कोर्स में क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ हैं कोर्स में, वायरल डिजीज़ हैं, हेलमिंथ वाली हैं, फंगल डिजीज़ हैं, ये काफ़ी सारी हैं, प्रोटोजोन हैं। तो वो सारी वन बाय वन जो जो हमें करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली हमारी अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखो ना तो एक एक दो दो की बात की गई है, लेकिन हम थोड़ी सी ज़्यादा की बात करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने नीट के एग्जाम्स के अंदर इन डिजीज़ के ऊपर क्वेश्चन देखा है, इसलिए मैं इनको उठा के ले आई इकट्ठा एक ही जगह पे। तो वायरल डिजीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कौन सी, अच्छा नेम आ गया है, कॉमन कोल्ड। सबको पता है कॉमन कोल्ड क्या होता है, और सब इन्फेक्ट भी होते रहते हैं कॉमन कोल्ड से। किसकी वजह से होता है? इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? किसकी वजह से होता है? ये होता है बेटा राइनो वायरस की वजह से, राइनो वायरस। और कॉमन कोल्ड को हम और क्या बोल देते हैं? इसको हम सिंपली बोल देते हैं रिनाइटिस। रिनाइटिस, अरे RHINITIS, रिनाइटिस। रिनाइटिस किन दो चीज़ों से बना है? राइनो प्लस आइटिस। राइनो का मीनिंग होता है नोज, और आइटिस वर्ड जहाँ पे भी आ जाए ना, ITIS, आइटिस, आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन। लिख दो यहाँ पे, राइनो का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू दी नोज। और जो आइटिस है, आइटिस कहीं पे भी आ गया, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो आपको पता है ये राइनो वायरस, जब भी हमें कॉमन कोल्ड होता है तो हमारा इन्फेक्टेड एरिया क्या होता है बॉडी का? क्या, कौन सा पोर्शन बॉडी का इन्फेक्ट होता है हमारा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड नोज, बट नोट दी लंग्स। क्या लंग्स पे असर पड़ता है? भाई लंग्स तक चला गया तो फिर निमोनिया वाली बात आ जाएगी, उसको हम निमोनिया में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या सिम्टम्स क्या रहते हैं बेटा इसके? क्या सिम्टम रहते हैं कॉमन कोल्ड के? सबसे मोटा सिम्टम नेजल कंजेशन, नोजी रुक गई है ना, तो क्या सिम्टम आएगा? नेजल कंजेशन। उसके अलावा एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, है ना, एक्सेसिव डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज। क्या होता है उस नेजल डिस्चार्ज में? म्यूकस होता है भाई, वो जो माल मसाला नाक में से निकलता है,
वो क्या होता है, म्यूकस होता है नोज में से। और क्या हो जाता है बेटा, सोर थ्रोट, गला है ना दुखने लग जाता है ना, ऐसा खट्टा खट्टा सा अजीब सा बंद बंद सा फील होता है। उसके अलावा क्या हो जाता है बेटा, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, आवाज़ जो है बहुत गहरी अजीब सी मोटी मोटी हो जाएगी, है ना। बीमार बंदे की देखते हो ना, आवाज़ से पता चल जाता है। आधी बार तो फ़ोन करते हो, अरे क्या बात बीमार है क्या, हाँ तुम्हें कैसे पता चला, रहे भाई आवाज़ से पता चल गया, है ना। उसके अलावा कफिंग, उसके अलावा हेडेक, है ना। इस तरह की चीज़ें तो आपको पता ही है क्या है ये क्या नहीं। तो सिम्टम आपको कॉमन कोल्ड के पता है, तो इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। कैसी डिजीज़ है कॉमन कोल्ड, वायरल डिजीज़ है। कौन से वायरस की वजह से होती है, राइनो वायरस की वजह से होती है। और इसका टाइम पीरियड क्या रहता है, 3 to 7 डेज, 3 से 7 दिन के अंदर ये अपने आप ठीक भी हो जाती है, ठीक है। और ये कोज क्या करती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड नोज। तो इन्फ्लेमेशन कोज करवाती है ये नाक के अंदर और हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से वो कंजेशन हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज आ गई बेटा मम्प्स। अब जो ये मम्प्स है, मम्प्स में क्या हो जाता है, मम्प्स के अंदर हो जाता है बेटा इन्फ्लेमेशन ऑफ दी इन्फ्लेमेशन ऑफ दी पैरोटिड ग्लैंड्स। क्या होती है पैरोटिड ग्लैंड, वन ऑफ दी सलाइवरी ग्लैंड, हमारे मुंह की सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड्स। तो इस इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरोटिड है ना, तो पैरोटिडाइटिस, पैरोडिटाइटिस भी बोल सकते हो। पैरोटिड का आइटिस हो गया है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो गई है, जिसकी वजह से ये वाला जो हिस्सा है ना मुंह का बहुत ज़्यादा सूज जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन मैंने वो लिख ही दिया है। और पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, पॉजिटिव एजेंट कौन होता है बेटा, पैरामिक्सा वायरस, क्योंकि वायरल डिजीज है। इसके अलावा हमारे पास है बेटा मीजल्स। मीजल्स में क्या हो जाते हैं, रेड रैशेस ऑन दी बॉडी, उसके अलावा फीवर हो जाएगा और वाटरी आईज हो जाएंगी, वाटरी आईज रहती हैं इस केस में, फीवर आ जाएगा, किसकी वजह से आएगा, रेड रैशेस हो जाते हैं ऑन दी बॉडी, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट कौन है इसका, इस बीमारी का पॉजिटिव एजेंट कौन है, इसके पॉजिटिव एजेंट का नेम है बेटा रूबियोला, रूबियोला वायरस। अब ऐसे ही मम्प से, मीजल से रिलेटेड ही एक होती है जर्मन मीजल। अब मीजल पढ़ रहे हैं तो एक और पढ़ लेते हैं, दैट इज जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स में क्या होता है बेटा, सेम सिम्टम रहते हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, पॉजिटिव है वो होती है किसकी वजह से, रूबेला वायरस। और तीनों के लिए एक ही वैक्सीन लगती है, MMR वैक्सीन बोलते हैं हम उसको। मम्प्स के लिए, मीजल के लिए, और आर क्या है ये, जर्मन मीजल्स के लिए। रूबेला लगती है ना तो MMR, मम्प्स, मीजल्स, और आर जर्मन मीजल्स। तो MMR वैक्सीन होती है इसके लिए, क्या होती है, MMR वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पोलियोमेलाइटिस पे। पोलियोमेलाइटिस में क्या है समझ रहे हो ना, वी आर टॉकिंग अबाउट दी पोलियो। पोलियो के अंदर क्या हो जाता है, वायरस कौन सा होता है पोलियो के लिए, एंटीरो वायरस। किसकी वजह से होती है ये डिजीज़ होती है बेटा, किसकी वजह से, एंटेरो वायरस। क्या कोज करवाता है ये एंटीरो वायरस, क्या करता है, जो हमारा डोर्सल रूट गैंग्लियन होता है ना बेटा, उसको खराब कर देता है, infects the dorsal root ganglion of the spinal
कॉर्ड। पता है ना, वो डायग्राम बनाते थे ना इस तरह का, डोर्सल रूट गैंग्लियन, अरे 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 ऐसा डायग्राम, डोर्सल रूट गैंग्लियन निकल रहा है, इधर से मोटर नर्व, सेंसरी नर्व है ना, वो डोर्सल रूट गैंग्लियन, वेंट्रल रूट गैंग्लियन, वो सारा का सारा फिर सिस्टम इधर से जुड़ रहा है, इधर से जुड़ रहा है। याद है ना सारा का सारा? अगर नहीं याद तो रेफर टू दी 11th में जाओ, दोबारा बुक खोलो और इसको दोबारा से पढ़ो। आपका जो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पाइनल कोड का, आप देखना TS, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो डोर्सल रूट गैंग्लियन क्या होता है? डोर्सल रूट गैंग्लियन के इन्फेक्शन से क्या होगा? वो सारी की सारी मोटर एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है ना, तो मोटर न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स फिर क्या किसको अफेक्ट करते हैं? मसल्स ऑफ दी लेग्स। लेग्स की मसल देखा है यहाँ पे क्या हो जाती है? लेग्स बेसिकली इन्फेक्ट होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती लेग्स, क्योंकि मसल काम ही नहीं करेंगी, तो मसल इन्फेक्ट्स, मसल्स ऑफ लेग्स आर अफेक्टेड। वो काम ही नहीं करेंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी तो क्या हो जाएगा? एक टांग पतली हो जाएगी और जो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है वो नॉर्मल रहेगी। वो पतली क्यों होगी? क्योंकि बेटा मसल से जितना काम लोगे वो उतनी ज़्यादा डेवलप होती हैं। अगर आप फंक्शनल नहीं रखोगे मसल्स को, तो वो मसल क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे टाइम के साथ रिड्यूस हो जाएंगी, बिल्कुल पतली पड़ जाएंगी, थिन पड़ जाएंगी। तभी वो एक टांग जो है वो काम नहीं करती है। वो कैसी हो जाती है? क्योंकि उसकी मसल काम नहीं कर रही, तो वो लेग कैसी रह जाती है? नॉन फंक्शनल। एंटीरोवायरस की वजह से होता है पोलियोमेलाइटिस, और हमें पता है पोलियो का वैक्सीन पता ही है आप सबको, ओरल भी है और इंजेक्टेबल भी है। अब वायरल डिजीज़ में नेक्स्ट आ गया बेटा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस किससे बना है? यहाँ पे 2 वर्ड से बना है, हीपैटो। हीपैटो का मीनिंग होता है बेटा लिवर अगेन, और आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, तो समझ आया किसकी इन्फ्लेमेशन है? इन्फ्लेमेशन ऑफ दी लीवर caused by कौन सा वायरस? हेपेटाइटिस वायरस। और ये हेपेटाइटिस अभी कितने टाइप का है? ये वायरस कितने टाइप का हो सकता है? ये वायरस देखो, ये होता है बेटा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई एंड हेपेटाइटिस जी। इतने टाइप का ये वायरस होता है हेपेटाइटिस का। अब यहाँ पे क्या है डिफरेंस? क्या है? सारों के सिर्फ जीनोम में है। ये सारे के सारे क्या हैं? रेट्रोवायरसेस हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बने हुए हैं। ये जो हेपेटाइटिस बी है बेटा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ये डीएनए का बना हुआ। बाकी सारे के सारे क्या हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। किसके बने हुए हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आरएनए वायरस को हम क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरसेस। और ये भी क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यूजुअली ये जो हेपेटाइटिस होता है ना, ये किसकी वजह से होता है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, गलत ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका ब्लड आपको चढ़ गया है ना, तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इसका मेन रीज़न है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड क्या है इसका? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या क्या हो सकता है हेपेटाइटिस के लिए? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड भी हो सकता है। दूसरा फीकल ओरल मेथड, वो भी हो सकता है, फीको ओरल मेथड से भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरह का कंटेमिनेटेड फूड से, या सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पता है सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? ये बी वाला, हेपेटाइटिस बी। सेक्सुअली ट्रांसमिट, हमने वहाँ पे भी पढ़ा था ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में, जब हमने STDs पढ़ी थी, वहाँ पे भी हमने इसकी बात की थी।
एसटीडीज क्या होती हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो हेपेटाइटिस बी भी क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये भी है, और ई वाला भी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये भी एक एसटीडी और ये भी एक तरह की एसटीडी है, अगर हेपेटाइटिस ई वायरस से अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है। चलिए अब आ जाइए रेबीज़। रेबीज़ कौन कोज करवाता है? रेबीज़ वायरस। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? रेबीज़ वायरस। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिर्फ लर्न करने की हैं, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है इनमें, तो परेशानी नहीं माननी है, बस इनके बारे में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के अंदर आई हुई थी, तो इनको इकट्ठा करके यहाँ पे पढ़ा दिया गया। अदरवाइज तो कॉमन कोल्ड की बात होती है वायरल डिजीज़ में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हेपेटाइटिस की भी इसीलिए नहीं करते क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसके बारे में बात कर चुके होते हैं। तो रेबीज़ वायरस की वजह से होता है रेबीज़। और रेबीज़ पता आपको क्या बोलते हैं? कुत्ते के काटने से हो गया? नहीं, सिर्फ कुत्ते के काटने से ही नहीं बेटा, कार्निवोर जो और भी हैं, लाइक डॉग हो गया, डॉग तो है ही, चलो, कैट हो गई, वुल्फ हो गई, मंकी हो गया, इन सब के काटने से भी, है ना, इन सब के काटने से भी हमें रेबीज़ हो सकती है। लेकिन उनमें ऑलरेडी रेबीज़ हो अगर, तो उनको हम क्या बोलेंगे? किसकी वजह से हो सकता है? रेबिड डॉग, कैट, मंकी, वुल्फ, इन सब के काटने की वजह से हमें रेबीज़ हो सकता है। और क्या है? इट इज़ अ फैटल डिजीज़, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है ये, लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ नॉट क्योर्ड। आपको पता है अब तो इंजेक्शन है रेबीज़ का, अगर नहीं लगवाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, छोड़ो कुछ नहीं होता, कहने की बातें होती हैं। तो इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, जान ले सकती है ये। और रेबीज़ के अंदर सबसे बड़ा क्या होता? उसका सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है बेटा? हाइड्रोफोबिया। बच्चे कहते हैं पानी से डर लगने लग जाता है। भैया पानी को देख के नहीं, बस पानी को ये डर लगने लग जाता है ये हमारे अंदर ना चला जाए मुंह के, क्योंकि ना रेबीज़ में क्या हो जाता है? थ्रोट का कंजेशन फील होता है, कोई भी चीज़ अंदर जाएगी तो वो अंदर निगल ही नहीं जाएगी, तो वो बड़ा डर लगता है कि मैं इसको नहीं निगल पाऊंगा, नहीं निगल पाऊंगा, ये अंदर नहीं जा पाएगा, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो यहाँ पे गले में अटकन महसूस होती है, बड़ा ना ऐसे जैसे किसी ने गले को ऐसे गर्दन को दबा दिया हो, तो ये होता है हाइड्रोफोबिया इस केस में। तो बेटा इसके लिए इंजेक्शन है, तो अगर कभी भी ऐसा हो, कोई कार्निवोर या कोई डॉग हो या मंकी हो, वुल्फ हो, कभी वो बाइट कर जाए तो उसके बाद इंजेक्शन ज़रूर लेना चाहिए, नहीं लेंगे तो इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर यू। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा हम सिर्फ वायरल डिजीज़ ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में विल टॉक अबाउट सम बैक्टीरियल डिजीजेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे।